नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में दशहरे के दिन सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखा। शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट 7 किलोमीटर का फासला था। इसी फासले से एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। दोनों ही नेता खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस और शिवसेना का बॉस साबित करने में लगे हुए थे। दरअसल जो कहानी 21 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों की बगावत से शुरू हुई थी, उसमें गुजरे 3 महीनों में कई मोड़ आ चुके हैं। उद्धव की कुर्सी छिन चुकी है, कई करीबी उद्धव का साथ छोड़कर जा चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग छिड़ी हुई है। मामला इलेक्शन कमीशन में है। अब ऐसे हालात में दोनों गुटों के लिए ये रैली बेहद अहम थी। कल उद्धव ठाकरे की रैली में भी भारी भीड़ जुटी। एकनाथ शिंदे की रैली में भी लोगों का सैलाब था। इस रैली से ही जुड़ा हमारा आज का सवाल है। दशहरा रैली में शक्ति प्रदर्शन के बाद आपको शिवसेना पर किसका दावा मजबूत लग रहा है? शिंदे गुट का, उद्धव गुट का? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो उद्धव और शिंदे दोनों के ही अपने प्लस पॉइंट्स हैं, अपने माइनस पॉइंट्स हैं। उद्धव का प्लस पॉइंट यह है कि वो उस शिवाजी पार्क में थे जहां से बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा रैली की शुरुआत की थी। जाहिर है शिव सैनिकों के लिए यह जगह जो है इमोशनल, उससे जुड़ाव है। शिव तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। माइनस ये, उनकी अपनी पार्टी के करीबी और उनके परिवार के कई सदस्य उनके साथ नहीं थे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, उनका प्लस पॉइंट ये कि वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। इस कार्यक्रम को उन्होंने एक बड़े इवेंट के तौर पर दिखा दिया बनाकर। माइनस पॉइंट उनका ये कि बिना ठाकरे के शिव सैनिक इस रैली के साथ कैसे जुड़ेंगे। लेकिन प्लस और माइनस के इस खेल में किसने किया गेन, किसका हुआ लॉस, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। आम्ही गद्दार नाही, तुम्ही गद्दार आहात। आणि आज हे शिवतीर्थ बघितल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न पडला, अरे बापरे, गद्दारांचं कसं होणार? बाळासाहेबांच्या विचारांची गद्दारी केली, हिंदुत्वाच्या विचाराशी गद्दारी केली आणि या राज्यातल्या मतदारांची बेईमानी केली। जी हां, शिंदे वर्सेस ठाकरे की जंग का अखाड़ा बनी मुंबई। मौका था शिवसेना की दशहरा रैली का। लिहाजा उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने अपना शक्ति प्रदर्शन इस रैली के जरिए किया। दोनों रैली में शिवसेना का नाम था, हाथ में तीर कमान था। शिंदे और उद्धव का लोगों से आशीर्वाद लेने का तरीका भी एक था। दोनों ही रैलियों में भगवा झंडे लिए शिव सैनिकों की भीड़ थी और दोनों गुटों ने एक दूसरे को गद्दार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सवाल यह है, असली शिवसेना किसकी, ठाकरे या एकनाथ शिंदे की? बाल ठाकरे का असली वारिस कौन है, बेटा या शिवसैनिक? माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं। त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा, हो कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा, हे कट करत होते। हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्यासमोर येऊच शकणार नाही। पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही की हा उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे। या प्रश्नाचं उत्तर उभ्या महाराष्ट्राला नाही तर अखंड हिंदुस्थानाला आज या महासागरानं दिलेला आहे। बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार कोण आहेत, कुठं आहे त्यांच्या विचारांचे वारसदार? मला वाटतं यापुढे असा प्रश्न कुणालाही पडणार नाही, हे या आपल्या गर्दीने सिद्ध केलेलं आहे, या गर्दीने सिद्ध केलेलं आहे।
हर साल शिवसेना की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होती है। उद्धव गुट ने कोर्ट से शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति लेकर पहली जीत हासिल कर ली। उद्धव ठाकरे की रैली को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी बगावत होने के बाद, जब आपके 40 विधायक चले गए हों बागी गुट में, जब आपके 18 में से 12 सांसद चले गए हों, कई सारे पार्टी के पदाधिकारी चले गए हों, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कैसी भीड़ जुटा पाएंगे। लेकिन यहाँ जो भीड़ दशहरे के मौके पर जुटी, वो इससे पहले हुई तमाम दशहरा रैली की भीड़ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी ये साबित कर दिया कि भीड़ जुटाने के लिए मुंबई में सिर्फ ठाकरे नाम की जरूरत नहीं होती, ठाकरे परिवार के बाहर का कोई शख्स भी भीड़ जुटा सकता है। अब जरा दोनों रैलियों को ताकत के पैमाने पर आंकते हैं। उद्धव की रैली में करीब 65 से 70 हजार के करीब भीड़ आई, जबकि एकनाथ शिंदे की रैली में 1 से 1.5 लाख के बीच लोग जुटे। उद्धव की रैली में 9 सांसद मौजूद थे, जबकि शिंदे की रैली में 13 सांसद आए। उद्धव की रैली में 14 विधायक शामिल हुए, जबकि एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक थे। उद्धव की रैली के लिए करीब 1700 बसें आईं, जबकि शिंदे की रैली में 4500 बसें मुंबई पहुंची। उद्धव ने शिवाजी मैदान में 40 मिनट भाषण दिया, जबकि शिंदे का भाषण 1.5 घंटे का रहा। सारे देश ने देखा कि किसके रैली में दम था। शिवाजी पार्क में जो रैली हुई, बाप बेटे की रैली थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रैली थी। और जो बीकेसी में श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में रैली हुई, वह रैली महाराष्ट्र के किसान की, महाराष्ट्र के आम आदमी की रैली थी। तो फर्क और अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या ये भीड़ ही महाराष्ट्र में शिवसेना का असल उत्तराधिकारी तय करेगी? कल की दोनों रैलियां देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुरानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे कमान संभाल रहे और पकड़ के रखे हैं, वो इतनी आसानी से टूटेगी नहीं, क्योंकि उनको भी अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक का। एकनाथ शिंदे, इन्होंने पिछले शिवसेना के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा जो रिवोल्ट कहते हैं, सबसे बड़ा एक जो रिबेलियन कहते हैं, उन्होंने किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया। आज तक वो अब थाना जिले के बाहर कभी नहीं आते थे। पहली बार उन्होंने दिखा दिया कि राज्य स्तर के एक रैली को मैं इतने अच्छे तरीके से बुला सकता हूं लोगों को। उद्धव और शिंदे के भाषण से क्या निकला, उसे भी समझ लीजिए। उद्धव के भाषण में पूरा जोर शिंदे गुट को गद्दार साबित करने पर था, तो शिंदे इसे गद्दारी नहीं गदर करार दे रहे थे। उद्धव खुद को बाला साहेब का असल उत्तराधिकारी बताते रहे, तो शिंदे खुद को बाला साहेब के विचारों का उत्तराधिकारी। अपने भाषण में शिंदे ने 100 बार से ज्यादा बाल ठाकरे का नाम लिया। उद्धव ने भाषण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर पहली बार सीधा हमला किया, तो एकनाथ शिंदे ने पहली बार उद्धव को निशाने पर लिया। दशहरा रैली शिवसेना में चल रहे घमासान का केवल ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर अभी सामने आना बाकी है। ये पिक्चर चुनावी मैदान में ही सामने आएगी, जब दोनों गुट आमने सामने होंगे और पहली भिड़ंत होगी 3 नवंबर को। अंधेरी ईस्ट की सीट पर उपचुनाव होना है, विधानसभा की सीट है, और उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव होना है, और उसी में जनता तय करेगी कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है और कौन है शिवसेना का असली बॉस। मृत्युंजय सिंह और जितेंद्र दीक्षित के साथ रौनक कुकड़े, मुंबई, एबीपी न्यूज। देखिए, दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके की खबर यह थी कि उनके भाई जयदेव ठाकरे, उनकी भाभी स्मिता ठाकरे और उनका भतीजा निहार ठाकरे, ये तीनों एकनाथ शिंदे की रैली में शामिल हुए। सवाल यह है, क्या उद्धव अपने परिवार को भी अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे? दरअसल ये एकनाथ शिंदे की रणनीति का हिस्सा है। शिंदे के पास विधायकों, सांसदों का साथ है, बड़ी संख्या में शिवसैनिकों का साथ भी है, लेकिन शिवसेना बिना ठाकरे सरनेम के तो अधूरी है ना। और यही सरनेम एकनाथ शिंदे के पास नहीं है। लेकिन दशहरा रैली में एक नहीं, 3 ठाकरे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। शिवसेना मतलब ठाकरे। हिंदू 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 अस्मितेचे शिरोमणी महानेता लोकनेता हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना से ठाकरे नाम को अलग करना नामुमकिन है। यही वजह है कि भले ही इस बार मुंबई में शिवसेना की 2 दशहरा रैलियां हुई, लेकिन बाल ठाकरे का नाम इन दोनों रैलियों में गूंजता रहा।
नेता, लोकनेता, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बिना ठाकरे नाम के वो खुद को बाला साहेब की विरासत से कैसे जोड़ेंगे। लेकिन शिंदे ने दिखा दिया कि ठाकरे परिवार भी उनके साथ है। शिंदे की रैली में बाल ठाकरे के बेटे और उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे शामिल हुए। मंच पर एकनाथ शिंदे ने उनका सम्मान किया। जयदेव ठाकरे की दूसरी पत्नी स्मिता ठाकरे भी एकनाथ शिंदे के मंच पर दिखी और बाल ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी शिंदे के साथ नजर आए। यहाँ मुझे बहुत प्यार से आदर से बुलाया गया, इसलिए मैं शिंदे साहब के मेला यहाँ आई हूँ और मैं उनके विचार से सहमत हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन है तो मत पूछिए, वो तो कायदा बता देगा। हर कोई क्लेम कर रहा है कि हम असली शिवसेना है, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो यहाँ पे बाला साहब के विचार को लेके बैठे हैं। शिंदे साहब ने जैसे कहा था कि वो बाला साहब के विचार के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है और वो आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए। एकनाथ शिंदे के मंच पर ठाकरे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी क्या अहमियत रखती है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसे जानने से पहले आपको ठाकरे परिवार के बारे में बता देते हैं। बाला साहेब ठाकरे के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे बिंदु माधव, जिनका निधन हो चुका है, मंझले बेटे जयदेव और सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे हैं। बिंदु माधव और उनकी पत्नी माधवी के 2 बच्चे हैं, बेटा निहार ठाकरे और बेटी नेहा। जयदेव ठाकरे ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी जयश्री, दूसरी पत्नी स्मिता और तीसरी पत्नी अनुराधा। जयदेव के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे जयदीप, राहुल, ऐश्वर्य और एक बेटी माधुरी। उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के 2 बेटे हैं, आदित्य और तेजस ठाकरे। जयदेव ठाकरे का उद्धव ठाकरे से रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने बाल ठाकरे की वसीयत और संपत्ति को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन नवंबर 2018 में केस वापस ले लिया। इस केस में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर वसीयत में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बाल ठाकरे ने अपनी संपत्ति और राजनीतिक विरासत छोटे बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी। उद्धव ठाकरे बाला साहेब के सबसे करीबी थे। बिंदु माधव की मौत के बाद उनकी पत्नी माधुरी ने बच्चों के साथ मातोश्री छोड़ दिया था। जयदेव ने भी 1999 में मातोश्री छोड़ दिया था और जयदेव से तलाक के बाद 2004 में स्मिता ठाकरे भी मातोश्री से चली गईं। बाल ठाकरे ने जब उद्धव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया तो भतीजे राज ठाकरे ने भी बगावत कर दी। अब जब ठाकरे परिवार 2 गुटों में बटा है तो राज ठाकरे की पार्टी तंज कर रही है तो बीजेपी उद्धव पर तंज कस रही है। जो ठाकरे फैमिली के लोग आए थे उनका वो व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा, कुछ बातें होंगी। मुझे लगता है कि बहुत पहले ही उद्धव ठाकरे जी से नाता तोड़ लिया था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बाला साहब की जिस सेवक ने सेवा की उस सेवक को नहीं संभाल सकते, कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकते, विधायकों को नहीं संभाल सकते, मंत्री है, सांसद है, तो किसको तुमने संभाला? उद्धव जी ने उनके कार्यकाल में केवल अपना बेटा और अपना परिवार और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये छोड़कर के किसका हित देखा है? सवाल तो उठेंगे। उद्धव ठाकरे को पार्टी की बगावत पहले ही परेशान कर रही है और अब परिवार भी शिंदे गुट के खेमे में चला गया है। जिस ठाकरे के नाम पर उद्धव अपना कॉपीराइट होने का दावा करते थे, वो ठाकरे नाम अब एकनाथ शिंदे के साथ भी है। ऐसे में पार्टी बचाने और विरासत की ये जंग अब उद्धव के लिए आसान नहीं होने वाली। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय सिंह के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। तो बड़ा दिलचस्प रहा मुंबई में दशहरा रैली। शिवसेना की एक नहीं 2 दशहरा रैली में जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र भी किया। मोहन भागवत के मस्जिद में जाकर मुसलमानों के साथ जुड़ने की उनकी कोशिश की तारीफ की, लेकिन उसी दिन दशहरे के मौके पर मोहन भागवत नागपुर में भाषण दे रहे थे। मोहन भागवत ने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण की बात कही तो उस पर सियासत में अब घमासान छिड़ गया है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से
नए देश बन गए, देश टूट गए। 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जिस मुद्दे पर समाज और सरकारें अपनी सुविधा अनुसार नजरें चुराती आई हैं, दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उसी को प्रमुखता से उठाया। आबादी के असंतुलन को भविष्य के भारत की राह में रोड़ा कहा। डंके की चोट पर आबादी नीति की पैरवी की, लेकिन विवाद हुआ आबादी के धार्मिक असंतुलन वाले नजरिए पर कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। मोहन भागवत का ये बयान ही विवाद की वजह बना है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भागवत का इशारा भारत की बढ़ती मुस्लिम आबादी की तरफ है? क्या भागवत मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को नया खतरा मानते हैं? क्या भागवत मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने के पैरोकार हैं? या भागवत ये मानते हैं कि 1947 में मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं होती तो हिंदुस्तान नहीं बढ़ता? थोड़ी देर पहले आपने जो बयान सुना था उसके आधार पर तो यही लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन आप किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले मोहन भागवत का उसी दशहरे के मंच से उसी वक्त और उसी आबादी असंतुलन के संदर्भ में दिया एक और बयान सुन लीजिए। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। दरअसल भागवत सबके लिए एक जनसंख्या नीति की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन बेतहाशा बढ़ती आबादी के खतरे से आगाह करने के लिए उन्होंने विभाजन का जिक्र किया। लेकिन विरोधियों को संघ का यह समाजशास्त्र हिंदुत्व की चाशनी में डूबा दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर ही संघ के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। क्या आरएसएस बदल रहा है? क्या तेंदुआ अपना चरित्र बदल सकता है? अगर वे आरएसएस के चरित्र की मूल बातें बदलने के लिए वास्तव में गंभीर हैं, तो मेरे पास मोहन भागवत जी से कुछ सवाल हैं। क्या वे हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को छोड़ देंगे? दिग्विजय सिंह के सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया। ट्विटर पर लिखा, मोहन भागवत के लिए दशहरा हेट स्पीच का दिन है। जनसंख्या में असंतुलन के भय से दुनिया के कई हिस्सों में नरसंहार और हेट क्राइम की घटनाएं हुई हैं। डेवलपमेंट का गारंटी नहीं देंगे और आप जबरदस्ती इस प्रकार की रोक लगाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता। सियासी बहस को एक साइड कर दिया जाए तो अतीत ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां आबादी के असंतुलन ने सरहदें खींची हैं। भागवत ने इन्हीं में से 3 का नाम लिया। पहला पूर्वी तिमोर, दूसरा दक्षिण सूडान, तीसरा कोसोवो। ये तीनों देश अपनी धार्मिक आबादी के असंतुलन की वजह से ही अस्तित्व में आए। पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया से अलग हुआ। तिमोर में पहले मुस्लिम और कैथोलिक की मिश्रित आबादी थी। 90 के दशक में कैथोलिक आबादी 90% से ज्यादा हो गई थी और नया देश बन गया। इसी तरह दक्षिण सूडान मुस्लिम बहुलता वाले उत्तरी सूडान से अलग हुआ। दक्षिण सूडान में 60% ईसाई आबादी है, जिसने रेफरेंडम से अलग राष्ट्र बना लिया। कोसोवो युगोस्लाविया से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। कोसोवो में अब 96% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि भागवत चाहते हैं कि आबादी का संतुलन बना रहे। बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी किसी मजहब की केवल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन कंट्रोल पर कम्युनल पोल्यूशन के जरिए वो समाज को और देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर मुस्लिम लोगों की राय भी मिली जुली है। कुछ विरोधियों के साथ, कुछ संघ के विचार के साथ हैं कि आबादी जो है, आबादी को अगर देखा जाए तो आबादी के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से मेरी जो सोच ये है कि आबादी अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, बात नहीं महंगाई की। महंगाई बताइए कि इससे आज से 50 साल पहले क्या महंगाई नहीं थी? ये तो होना चाहिए। आबादी की संख्या बढ़नी चाहिए। 2 या 3 के अलावा चौथा बच्चा नहीं होना चाहिए। ये हकीकत बात है।
उनको खाने को चाहिए, उन्हें पहनने भी चाहिए। और जनसंख्या पे विचार ये सही है कि हाँ आबादी कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आबादी कम कर दी जाए। हिंदुस्तान में औसतन हर रोज 67,385 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर घंटे 2,808 बच्चे। इस लिहाज से मानकर चलिए कि हर सेकंड में एक बच्चा देश में जन्म ले रहा है और इस आबादी का सीधा बोझ देश के संसाधनों पर पड़ रहा है। और अब हम आपको जो घड़ी दिखाने जा रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक घड़ी की कीमत 27 करोड़ से भी ज्यादा है ना। हैरानी वाली बात, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ये घड़ी जब्त की है। तो आखिरकार इस घड़ी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, क्या है इस घड़ी की पूरी कहानी, रिपोर्ट देखिए आप। इस घड़ी को देखिए, चमचमाती हुई, हीरों से जड़ी। अब इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। जी नहीं, सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस घड़ी की कीमत है 27 करोड़ 9 लाख 26,051 रुपए। यह घड़ी जैकब एंड कंपनी नाम के ब्रांड की है। पूरी घड़ी हीरों से जड़ी हुई है। अब आपको इस घड़ी से जुड़ा गोरख धंधा भी बता दें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 7 घड़ियां जब्त की हैं जो स्मगल करके भारत लाई जा रही थी। इन घड़ियों की कुल कीमत 28 करोड़ से ज्यादा की है। मंगलवार को एक यात्री छिपाकर दुबई से भारत इन घड़ियों को ला रहा था, तभी कस्टम विभाग ने उसे गिरफ्तार किया और इन घड़ियों को जब्त किया। पकड़ी गई घड़ियों में 4 घड़ियों की कीमत 15 लाख से ज्यादा है, जबकि एक घड़ी की कीमत 30 लाख रुपए है। लेकिन जिस घड़ी को देखकर कस्टम विभाग के होश उड़ गए वो हीरो जड़ी 27 करोड़ की घड़ी थी। कस्टम विभाग के सूत्रों के मुताबिक घड़ियों के साथ पकड़ा गया शख्स भारतीय है जिसका दुबई में घड़ियों का कारोबार है। सूत्रों के मुताबिक ये शख्स किसी भारतीय हाई प्रोफाइल क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए घड़ी लेकर आ रहा था। इंडिया चाहता है, देख रहे हैं आप, 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन उत्तराखंड में आए अवलांच की जद में 13 लोगों की अब तक कोई खबर नहीं लग पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। खराब मौसम के चलते हालांकि इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू टीम ने आज 12 शव बरामद किए। आपको बता दें कि हिमालय में सिर्फ इसी महीने में अब तक 3 अवलांच आ चुके हैं। तो सवाल ये कि बार बार ये बर्फीले तूफान आने का आखिर मतलब क्या है? कहीं हिमालय से किसी बड़ी तबाही का ये सिग्नल तो नहीं आ रहा है? कहते हैं कि मौत दबे पांव आती है, लेकिन 3 दिन पहले उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा पर्वत पर मौत हाहाकार मचाती हुई आई। अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर बर्फीले तूफान की जो तस्वीरें आपने देखी, इससे कई गुना ज्यादा खौफनाक मंजर 4 अक्टूबर को था। चार अक्टूबर को ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 41 सदस्यों का एक दल द्रौपदी के डांडा पर्वत पर चढ़ाई करके लौट रहा था, लेकिन तभी एवलांच आ गया जिसमें सारे पर्वतारोही दब गए। सिंगल साइड में एंकर होकर चल रही थी टीम सारी, क्योंकि सेफ्टी के लिए एंकर करना पड़ता है माउंटेनियरिंग में हम लोगों को। सभी उसमें सेल्फ एंकर थे एक्चुअली, और कोलेप्स ऊपर से स्लेब आया तो किसको टाइम एवलांच के बाद 5 to 10 सेकंड्स के अंदर सभी पूरी की पूरी टीम किरवाइस के अंदर आ गई। इस हादसे के बाद से ही 29 पर्वतारोही गायब हैं। लापता लोगों में 27 ट्रेनी और 2 ट्रेनर थे। इनमें से 12 की डेड बॉडी आज रिकवर हुई है। कल 4 शव रेस्क्यू टीम को हादसे वाली जगह से मिले थे। मृतकों में दोनों इंस्ट्रक्टर और 14 ट्रेनी शामिल हैं। कुल 16 शव मिल चुके हैं, लेकिन 13 ट्रेनी अब भी लापता हैं। इन लापता पर्वतारोहियों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन खराब मौसम और हादसे वाली जगह हो रही बर्फबारी के चलते आज कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। ये हेलीकॉप्टर अभी यहाँ से जाएगा और ये हेलीकॉप्टर वहीं द्रौपदी का डांडा, जहाँ पर एक निम का बेस कैंप है, वहाँ पर ये जाएगा। आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर यहाँ से NDRF, SDRF और तमाम सामान लेकर के यहाँ से गया है। अभी ये हेलीकॉप्टर यहाँ से
निम के जो बेस कैंप, द्रौपदी का डांडा में जो बेस कैंप है वहां पर जाएगा और वहां सभी सामान और तमाम तरीके की और चीजें जो है वो वहां पहुंचाएगा। 4 अक्टूबर की शाम मौत का मंजर कैसा था उसे इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इन्हीं की जुबानी सुनिए आखिर कैसे मौत ने दस्तक दी। आप उसी में थे, कैवास में गए? मैं भी कैवास में दबा हुआ था, अनिल सर ने निकाला बाहर। हाँ, पूरा अंदर था, सिर्फ होठ बाहर थे। सुनील ने अपनी आप बीती सुनाई। अब गुजरात के रहने वाले पर्वतारोही से सुनिए कि 10 सेकंड के भीतर खूबसूरत दिखने वाले पहाड़ ने कैसे खौफनाक रूप ले लिया था। 60-70 मीटर का स्लैब एवलांच था। और कितनी देर फंसे रहे वहाँ? मैं खुद 2 घंटा था क्रेवास के अंदर, और 2 घंटे के बाद हमको मेरे ऊपर 3 डेड बॉडी थी, तो उनको निकाला। उसके बाद फिर मुझे निकाला। हादसे वाली जगह बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई है। इससे भी बचाव दल को 2-4 होना पड़ रहा है। घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और हर ढलती शाम के साथ जिंदगी की डोर भी कमजोर पड़ रही है। इसलिए रेस्क्यू में एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। वायुसेना, थल सेना, ITBP, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की टीम मिलकर तलाशी अभियान में जुटे हैं। और अब गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में भारतीय सेना के जवानों को सियाचिन में रहने और बर्फीले पहाड़ों को फतेह करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ के एक्सपर्ट बर्फ के मलबे में से सुई को भी ढूंढ निकालने में सक्षम हैं। इसीलिए इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। उत्तरकाशी में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम यहाँ पर पहुंची है। मेरे राइट हैंड साइड आप देखेंगे ये जो तमाम 14 लोगों की टीम है, ये टीम यहाँ पर पहुंची है। ये हाई एल्टीट्यूड पर और जो ग्लेशियर जो है वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, इन तमाम लोगों को और ग्लेशियर में ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से सेना को ये लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वहां सर्वाइव कैसे करना है। अगर एक छोटा एवलांच भी आता है तो वो अपने साथ हजारों टन बर्फ का बवंडर साथ लेकर चलता है। लेकिन द्रौपदी के डांडा पर्वत पर आया एवलांच और भी खतरनाक था। पिछले 2 सालों में एवलांच में 21 लोग मारे गए हैं। साल 2013 का केदारनाथ हादसा, 2021 का चमोली हादसा, ये सब एवलांच से जुड़े हुए थे। कहीं ये सब कुदरत की छेड़छाड़ का नतीजा तो नहीं? उत्तरकाशी से ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। हमने आज सवाल ये रखा था कि दशहरा रैली में शक्ति प्रदर्शन के बाद आपको शिवसेना पर किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है, शिंदे गुट का या फिर उद्धव गुट का? और आपके जवाब आंकड़ों में लीजिए। मामला 50-50 पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। टाई हो गया। 50% लोगों का जवाब शिंदे गुट का दावा मजबूत, 50% लोगों का ही जवाब उद्धव गुट का दावा ज्यादा मजबूत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।